नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और हम सब चाहते भी हैं कि हम अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक पूरी तरह से स्वस्थ रहें और कम से कम अपने कार्यों को स्वयं संपादित कर सकें। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी मर्ज है जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसे गठिया बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे जीवन में आ जाती है। हम में से बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं और अपने कार्यों को ठीक से संपादित नहीं कर पाते हैं और काफी परेशानी में रहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आर्थराइटिस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और हम इसकी डायग्नोसिस करें, कैसे करें और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया रोग कहते हैं या संधिवात कहते हैं, ये सैकड़ों तरह का हो सकता है। लेकिन जो मूल रूप से अगर 100 केसेस को देखें तो मोर देन 90 केसेस 3 तरह के गठिया में हम उसको समझ सकते हैं, या ज्यादा तौर पे ये 3 तरह के गठिया वाले रोगी मिलते हैं। पहला होता है दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आमतौर पे एल्डरली पर्सन में होता है, 40 से 50 साल की उम्र के बाद, जिसको हम एज रिलेटेड या उम्र वाली गठिया कह सकते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारे अंदर रोग से लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसका काम है कि कोई अगर फॉरेन बॉडी आपके शरीर के अंदर आ गया या कोई ऐसी चीज जो आपके शरीर के अंदर आई जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे फाइट करना और उसे मारकर बाहर करना और शरीर को सेव करना, स्वयं को सेव करना, ये हमारे जो इम्यूनिटी पावर है उसका कार्य होता है, दायित्व होता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो नॉर्मल सेल को, हमारे जो जॉइंट्स के सेल हैं, जो हमारे कार्टिलेजेस हैं, उनके उस सेल को पहचानने से इनकार कर देते हैं और अपने स्वयं के सेल को वो अपना दुश्मन समझ बैठते हैं और दुश्मन की तरह से उससे व्यवहार करने लगते हैं, उसमें उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, कार्टिलेज को खराब करने लगते हैं और वहाँ जो ग्रीस बनता है, जो साइनोवियल फ्लूइड बनता है, उसकी मात्रा धीरे धीरे घट जाती है या खराब हो जाता है। तो इस तरह से जॉइंट में सूजन, दर्द और जकड़न, ये इस तरह की चीजें डेवलप होने लगती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दोस्तों। और तीसरा जो वैरायटी होता है वो होता है गाउट, और साथ साथ कोई इस तरह की जो है इंजरीज हैं, ट्रॉमा है, या कोई एब्सेस बन गया, या कभी कोई सर्जिकल चीज करनी पड़ गई, ये कारण होता है तीसरी वैरायटी में। इसके अलावा भी दोस्तों अन्य बहुत सारे तरह के गठिया होते हैं जो बहुत ही कम होते हैं और रेयर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है और ऑस्टियोआर्थराइटिस किनको हो सकता है, इसकी मूल वजहें क्या हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसकी हम डायग्नोसिस करें, इलाज क्या है और क्या होम्योपैथी में इसका सटीक निदान है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम गठिया या संधिवात कहते हैं, ये आमतौर पे एज रिलेटेड गठिया है, गठिया की वैरायटी है। यह देखने को मिलता है कि यह 40 से ऊपर वाले या 50 के ऊपर के एज में यह देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस जिसे हम कह सकते हैं या जिसे लबाब कहते हैं, जो हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है और मूवमेंट में आपस में रगड़ नहीं खाने देता दोनों हड्डियों को, ये उसी ग्रीस को कम कर देता है। इसमें ग्रीस या तो सूख जाता है, या तो खराब हो जाता है, या तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, कम बनने लगती है। और जब ग्रीस लबाब, वो ग्रीस कम हो जाता है तो हड्डी आपस में एक्सपोज होकर के और आपस में रगड़ खाने लगती है और इसी की वजह से दर्द होने लगता है। आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर लंबे देर तक आप बैठ करके और इसके बाद आप उठते हैं तो आपको काफी परेशानी होती है, या लंबे देर तक चलने के बाद अगर आप बैठते हैं तो आपको काफी परेशानी होती है।
बहुत देर तक अगर एक ही पोस्चर में आप लेटे हुए हैं और आप करवट बदलते हैं या चेंज करते हैं तो आपको दर्द परेशानी होती है, ये इसके लक्षण हैं। दूसरी बात कि यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरह से इसमें सुबह उठने के बाद उस जोड़ में जो प्रभावित है उसमें जकड़न नहीं होता, सूजन हो सकता है मगर जकड़न ज्यादा नहीं होता जैसा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। तो ये उससे अंतर होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से, और इससे आप पहचान सकते हैं कि यह जो है ऑस्टियो अर्थराइटिस का ही केस है। दोस्तों, जांच की जहां तक बात है, इसमें हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम NTCCP कराते हैं, हम एक्सरे कराते हैं, RF फैक्टर कराते हैं, इसके साथ साथ हम ESR देखते हैं। ये जो जांच जो भी हम कराते हैं इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में आमतौर पे कुछ भी खास नहीं आता। कभी कभी हम सीरम यूरिक एसिड भी कराते हैं ताकि यूरिक एसिड बढ़ने का भी पता चल सके और हम उसे जानते हैं। आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में जांच में कुछ खास नहीं आता, फिर भी लक्षण के आधार पर हम इसे पकड़ते हैं कि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है और इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आमतौर पे महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है पुरुषों के अपेक्षा। दोस्तों, इसके जो मूल कारण है होने के, वह आमतौर पे हेरिडिटरी, अगर फैमिली में किसी को है तो ज्यादा चांसेस है कि आपको हो। दूसरा चीज, अगर आप ओबेज हैं, बहुत ज्यादा आप वजन ज्यादा है तो भी आपको हो सकता है। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही उसका प्रेशर जो है जॉइंट पे पड़ेगा और दो हड्डियों के बीच का जो ग्रीस है वो सूखेगा, इधर उधर हटेगा और आपस में हड्डियां रगड़ खाने लगेंगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा और आपको दर्द परेशानी होने लगेगी। इसके साथ साथ भागम भाग की जिंदगी में अगर आप अनियमित खान पान है या दूषित खान पान आप करते हैं, आपका रहन सहन सही नहीं है, यानी लाइफ स्टाइल अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपका खान पान दुरुस्त नहीं है, तो आपको होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर कभी आपको ट्रॉमा हो गया, कभी इंजरी हो गई, कभी फोड़ा बन गया, कभी कोई सर्जरी करानी पड़ गई, वो भी आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत आप जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड और ये सब सारी चीजें लेते हैं, तो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि आमतौर पे जो अंग्रेजी दवा में है वो तो मान लीजिए पेन किलर, स्टेरॉयड और ये सब सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, और आगे चल करके जब और ज्यादा खराब हो जाता है, जब बहुत असह्य हो जाता है, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट की यानी ऑपरेट करा करके और घुटना प्रत्यारोपण या प्रत्यारोपण की आपको एडवाइस मिलती है। दोस्तों, बीइंग होम्योपैथिक एक्सपर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक भी आप इसको काफी हद तक स्वयं से करेक्ट कर सकते हैं और साथ में होम्योपैथिक दवा कराकर इसको आप पूरी तरह से इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो आपको इससे परमानेंट निजात दे सकता है। साथ में जो आपको करना है उस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो बचाव के उपाय हैं उसको आपको अक्षरशः ध्यान देना है। अगर ओबेसिटी है तो आपको यह ध्यान देना है कि वो चीजें आप न खाएं जो वजन बढ़ाती है, जैसे बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें न खाएं, चावल, चीनी, आलू, मीठा, मिठाई, चिकनाई, ये सब अवॉइड करें। जितनी भी ऑयली, फैटी, फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बढ़ाना क्या है खाने पीने में, तो आप जितने भी प्रोटीन वाली चीजें हैं उसको, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन आप बढ़ा सकते हैं। आप जो है जितने भी दाल हैं उनका पर्याप्त मात्रा में सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जितनी भी हरी साग सब्जी है, जितनी भी तरह की है, वो सबका सेवन आप पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। सारे तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप ज्यादा तौर पे जितने खट्टे मीठे रस वाले फल आते हैं, जैसे अनानास है, अनार है, सेव है, कीवी है, अंगूर है, ऑरेंज है, ये सारे के सारे, या नींबू है, इनका सेवन आप ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। आमतौर पे कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में खट्टा खाने से बढ़ जाता है, कुछ लोगों को बढ़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। आप इसकी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन रिच, जिसमें आप जो है दलहन हमने बताया ही, इसके अलावा कैल्शियम रिच डाइट आपको, जैसे आप जो है केले का सेवन कर सकते हैं,
इसके साथ साथ दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, दूध है, दही है, पनीर है, इसका इस्तेमाल आपको पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में करना चाहिए और ये आपके लिए फायदेमंद है दोस्तों। तो इस तरह से इसके अलावा जो है आप रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, अपने वजन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसे आपको बंद कर देना चाहिए। किसी तरह का कोई धूम्रपान करते हैं उसे बंद कर देना चाहिए। और इस तरह से आप अपने को पूरी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस से ठीक कर सकते हैं। साथ ही अपने पास के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके आप इसका इलाज कराइए, साथ साथ स्वयं ध्यान दीजिए, तो पूरी तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं। और कभी भी मैं आपको बता दूं कि बहुत एडवांस स्टेज में भले जो चले गए हों उनमें आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़े, ट्रांसप्लांट कराने की आपको कतई आवश्यकता 90% से भी ज्यादा केसेस में नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस से निजात पा सकते हैं और अपने को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं और अपने सारे कार्यों को स्वयं संपादित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।